नमस्ते साथियों। झुंझुनू क्लास में आपका स्वागत है। अब देखेंगे कि हमारे पास में जो प्रश्नावली है जो हम क्रम से चला रहे हैं चतुर्थ ग्रेड के लिए, तो वो हमारी ये 8वीं कक्षा है। बाकी 7 कक्षाएं जो डली है वो आप देख सकते हैं। तो ये सभी इसी आधार पे क्लासें हो रही है और कुछ हफ्ते में एक दिन हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक टॉपिक पे उसका वीडियो बना रहे हैं। आपको वीडियो मिलेगी 6:30 बजे। ठीक है, तो आप 6:30 बजे जुड़ जाया करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है। ठीक है, चलिए प्रश्न वाली देखते हैं हम। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब आपसे पूछा शुद्ध शब्द, तो देखेंगे पहला वाला अत्युक्ति। तो ये शब्द शुद्ध है क्या? तो देखिए ये है अति और उक्ति। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अत्युक्ति। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अत्युक्ति बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ई किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा और ये उसमें मिलके यू हो जाएगा, का आधा है तो इसमें लग जाएगा। ठीक है, और एक शब्द होता है जो होता है अन्य और उक्ति से बनता है, और वो क्या बनता है? ये बनता है अन्य उक्ति। तो आप कहीं ये ना सोच ले कि अन्य उक्ति है इस प्रकार से ये भी है तो सही हो, मतलब एक ऐसी वर्तनी अशुद्ध वर्तनी जिसकी वर्तनी शुद्ध ये है। ठीक है, वही हम देखेंगे आपको होती। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये यही गलती होती है अधिकतर, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है? हाँ आधा है और ना पूरा है। देखिए आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ना यहाँ लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं न का उच्चारण पहले नहीं होना चाहिए, यह अपहनुति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे अपराहन, तो ये शब्द बना है अपर और अहन से। अहन का अर्थ होता है दिन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब ये शब्द जुड़ जाते हैं इसके साथ तो न क्या हो जाता है? ये देखिए न पूरा हो जाएगा और ह कैसे हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये परिवर्तन होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अपराहन। अब देखिए ये परिवर्तन क्यों आता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? आ रहा मिलके आ जा रहा है। अरे आ के उच्चारण के क्या कारण क्या हो जा रहा है? हम अधिक उच्चारण किसको दे रहे हैं? डायरेक्ट ह को ना दे करके न के पास चले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? पलटफेर हो जाता है। शब्द अगर आप विच्छेद करोगे तो ह पूरा लिखना, ना आधा करना है, और जब आप संधि कर दोगे तो रा। अब यहाँ आप पे उच्चारण आ जा रहा है तो ह को हम क्या कर रहे हैं? बहुत कम ध्वनि दे पा रहे हैं, इसलिए न के तरफ आ जाते तो न पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पियाला कैसा है? शुद्ध है। और ये देखेंगे ये शब्द कैसा है? कुमदनी नहीं होता है, क्या होता है? ये शब्द होता है कुमुद, मतलब होता है कमल, इसमें लग जाता है इनी प्रत्यय, तो शब्द बन जाएगा कुमुदनी। यहाँ पे जो पहला वाला है मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों कैसे? अशुद्ध है। अब देखेंगे अगला। देखिए अगला क्या है? धरती फोड़कर जन्मता है के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है आपको। ठीक है, जो धरती से निकले। ठीक है, तब देखिए कुंभिज, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अंकुर, अंकुर को भी नहीं कहते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में उद्भिज। ठीक है, देखिए जहाँ मतलब क्या होता है? जन्म लेना। उद उद्धि है ना, उद, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। ये शब्द देखिए हम लिखते हैं तब हमको अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे, इसको तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। अब यहाँ पे भ हमको क्या दिख रहा है? आधा दिख रहा है, लेकिन भ पूरा है और द कैसा है? आधा है ना। तो हो जाएगा उद्भिज, ते बना है, इसमें ही भ जोड़ देते हैं ना। उद्भिदान ज से, जा मतलब होता है जन्म लेना, उद्भी मतलब हो जाएगा ऊपर की ओर आना, है ना। तो जो भी धरती को फोड़ के निकलेगा तो ऊपर की ओर आएगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? उद्भिज कहेंगे। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्ष का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से दीर्घ संधि किस शब्द में है। अब आपको बताना दीर्घ संधि किसमें है। अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक से हमको पता है कि जहां भी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखे तो क्या होती है दीर्घ संधि। हमको यहाँ भी आ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, चारों में यहाँ दिख रहा है, तो हम ट्रिक से तो नहीं पता कर सकते। अब देखेंगे इसका विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या है, स्वस्थ है। तो ये किससे बना है, ये शब्द है स्वस्थ। तो इसमें लग गया यह प्रत्यय, यह प्रत्यय जुड़ा तो स्व, यहाँ का क्या हो गया, आ यहाँ पे हो गया, अ का आ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और था आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संधि है क्या, नहीं, यहाँ प्रत्यय वाला है। ठीक है, यहाँ दीर्घ संधि नहीं है, कोई संधि नहीं। आध्यात्मिक में देखेंगे तो शब्द है अधि और आत्म, तो इसमें लगा है ईक प्रत्यय, तो यहाँ भी कोई दीर्घ संधि नहीं है। यहाँ क्या अधि आत्म की संधि होंगी तो क्या होंगी, यन संधि हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ एक प्रत्यय लगेगा तो आध्यात्मिक। स्वावलंबन में देखेंगे तो स्व और अवलंबन, तो यहाँ पे और मिलके आ बन रहा है, मतलब यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है, बी वाला देखेंगे तो इसमें कौन सी संधि है, ये शब्द है सु और आगत। ठीक है, यह सु और आगत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसको इस प्रकार से करेंगे स्व और आगत, तो नियम से तो और आ मिलके आ बनेगा, स्वर संधि होना चाहिए। लेकिन देखिए स्व शब्द भी होता है, आगत भी होता है, लेकिन दोनों का अर्थ नहीं बैठता है। स्वागत का अर्थ होता है जिसका आना शुभ हो, और सु मतलब होता है शुभ, और आगत मतलब आना, जिसका आना शुभ है वो क्या है, स्वागत है। तो यहाँ पे ये होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यन संधि है, तो दीर्घ संधि कहा सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है, बाकी दोनों में यन संधि है और इसमें कोई संधि नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, देखिए यही अशुद्ध हो गया। यहाँ पे अनेकों नहीं होता है, क्या होता है, अनेक होता है। अनेक ही अपने आप में बहुवचन है, क्यों, क्योंकि देखिए शब्द होता है एक, ठीक है, और इसमें अन लग गया तो क्या बन जाता है, अनेक, जो एक ना हो मतलब बहुत हो। ठीक है, इसलिए अनेकों शब्द गलत होता है। तो पहले वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, अब देखिए ये कैसा है, एकदम शुद्ध है वाक्य। नुपुर का अर्थ क्या होता है, घुंघरू होता है, और ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है ना, तो इसको याद कर लो। ना में बड़ा ऊ रहेगा, प में छोटा ऊ रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपकी मनोकामना पूरी हो, अब यहाँ पे ये वाक्य सही है। मनोकामना शब्द होता है, मनोकामना गलत है, हालांकि प्रचलित हो चुका है शब्द मनोकामना ही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आप देखोगे तो शब्द कैसा है, अशुद्ध वर्तनीय है। ठीक, क्योंकि जहां भी विसर्ग होता है उसके बाद क हो, प हो, क हो, तो वहां पे विसर्ग बदलता नहीं हो, विसर्ग में ही रहता है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दे, ये वाक्य भी सही है, सिर्फ पहले वाले में दिक्कत है तो वही गलत है। अगला प्रश्न देखिए, बाल का विलोम है। अब बाल का अर्थ सिर्फ ये बाल नहीं होते, सर के बाल, है ना। यहाँ पे बाल का अर्थ क्या है, बालक से। और मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए हमको विलोम जब बनाना होता है तो विलोम जितनी ज्यादा दूरी का हो वो उतना सटीक होता है। जैसे कि यह है आकाश, ठीक है, ये क्या है, धरती है, और धरती के अंदर ही ये होता है नीचे का भाग, पाताल। अगर हम धरती का विलोम देखें तो धरती का विलोम क्या होगा, आकाश हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि आकाश का विलोम बताइए तो आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर पाताल ऑप्शन में नहीं है तो आप आकाश का विलोम धरती कर सकते हो। अगर आपसे पूछा कि पाताल का विलोम बताइए तो पाताल का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बालक है तो बालक का विलोम क्या हो जाएगा, बूढ़ा या फिर वृद्ध हो जाएगा। ठीक है,
इसमें बीच में जो जवानी है तो वो कब हम कह सकते हैं, जब ऑप्शन में हमारे पास वृद्ध ना हो के जवानी हो, तब हम बालक का जवानी कर सकते हैं, जवानी का बालक कर सकते हैं। लेकिन अगर वृद्ध दिया है, बूढ़ा दिया है, तो बालक का बूढ़ा या फिर वृद्ध होगा, तो वहीं पे बाल का क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बाकी कोई से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, देखिए अगला, हंस का पर्यायवाची कौन सा है? तो हंस का पर्यायवाची क्या है? यह है चक्रांग, है ना। तो यही सही है, ये क्या है, चक्र और अंग से बना है। तो देखिए अब हंस का आकार चक्र के समान होता है क्या? नहीं होता है, तो फिर ये रखा क्यों है? क्योंकि देखिए जो हंस है इस प्रकार से होता है, अब ड्राइंग तो आती नहीं है ना। देखिए जो भी है पानी में है ना, ठीक है। तो देखिए जो हंस होता है, तो ये जो उसकी गर्दन होती है ना, यहाँ पे गर्दन कैसी होगी, छोटी होगी, है ना। गर्दन उसकी होना चाहिए एकदम लंबी, ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो गर्दन होती है वो क्या करता है, या पूछ तक के उसकी गर्दन टिका लेता है ना, पुरा लेता है। तो वो क्या करता है, पूरा चक्र की तरह हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चक्रांग कहते हैं हंस को। तो हंस का पर्यायवाची क्या हो गया, चक्रांग हो गया। नीलकंठ, नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का है, मोर का है, और नीलकंठ एक पक्षी भी है, तो ये तीनों का है। ठीक है भाई, देखेंगे चरना आयुध, तो ये शब्द बना है चरण आयुध। आयुध का अर्थ क्या होता है, हथियार, ठीक है। और चरण मतलब पैर, जो पैर आपको हथियार बनाए उसको कहते हैं चरना आयुध। तो कौन बनाता है, तो मुर्गा, जो मुर्गा होता है अगर उसकी लड़ाई होती है तो क्या करता है, पैरों से ही मारता है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं मुर्गे का पर्यायवाची हो जाएगा। परेवा, परेवा किसका होता है, तो ये होता है कबूतर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया हंस का क्या हो जाएगा, चक्रांग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अब आपको बताना अशुद्ध वाक्य, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब देखिए हमेशा याद रखना कि स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं लगता है, स्पष्टीकरण है तो करना की आवश्यकता नहीं है। कब है, जब स्पष्ट लिखा हो तब स्पष्ट करना आवश्यक है, ये वाक्य बन सकता है, या फिर स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, तो पहले ही कैसा है, अशुद्ध हो गया। प्याज तीखा होता है, बिल्कुल सही है, प्याज तीखी होती है ये नहीं होगा, है ना, प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए, तो देखिए पूछा है तो प्रश्नार्थक बराबर लगा है ना। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, तो ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कहीं तो वाक्य शुद्धि में समझ नहीं आता कि कहाँ गलती है, तब आप सबसे पहले प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में प्रश्न किया तो प्रश्नार्थक चिन्ह ढूंढिए। ठीक है, या फिर उसमें अशुद्धियां देखिए, या फिर उसका क्रम देखिए, ये 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का सही क्रम बताना आपको, है ना। सबसे पहले व्यक्तिवाचक होना चाहिए, फिर जातिवाचक होना चाहिए, फिर भाववाचक होना चाहिए। तो देखेंगे घास क्या है, जातिवाचक, संगीत क्या है, भाववाचक, सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक। तो क्रम बैठा क्या, नहीं, सूर्य है व्यक्तिवाचक, संगीत है भाववाचक, घास है जातिवाचक, इसमें भी क्रम नहीं बैठा, सूर्य है व्यक्तिवाचक, घास है जातिवाचक, और संगीत है भाववाचक, और हमको यही क्रम चाहिए था। तो थर्ड वाला कैसा हो गया, सही हो गया। ये क्या है, भाववाचक है, ये जातिवाचक है, और ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय, अब बताइए क्या होगा, पूर्व रात्र, प्रदोष, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। पूर्व रात भी कहते हैं, प्रदोष भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, गोधूल वेला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 3 नाम हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो दोनों ही सही हो जाएगी। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है, अपूर्ण भूतकाल का कौन सा नहीं है ये बताना। वर्षा हुई थी, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल।
ठीक है। राम खाना खा रहा था, खा रहा था मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। मोहन सो रहा था, ये भी क्या है, अपूर्ण भूत है। विजय पानी पी रहा था, ये भी क्या है, अपूर्ण भूत है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुई, वर्षा हुई थी, ये पूर्ण भूत है, तो ये वाला सही, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल किसमें नहीं है, तो पहले वाले में नहीं है। देखिए क्या प्रश्न है, प्रतिलोम का विपरीत विपरीत अर्थक शब्द क्या है। अब विपरीत पूछा आपसे विलोम, तो विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम का। प्रतिलोम का विलोम होगा क्या, नहीं। विलोम और प्रतिलोम दोनों क्या है, समानार्थी पर्यायवाची है। निर्विलोम होगा क्या, नहीं। अनुलोम सलोम, तो प्रतिलोम का जोड़ा किसके साथ बनता है, अनुलोम के साथ, है ना। आपने अनुलोम विलोम किया होगा, है ना, तो वही है अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। देखिए ये क्या, अनु और प्रति उपसर्ग लग के बने हैं, तो इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ा सही जाएगा, इसलिए प्रतिलोम का विलोम अनुलोम। ठीक। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, विशेषण नहीं पूछा है। संकीर्ण किरणें मतलब किरणों की विशेषता बता रहा, तो विशेषण है। विस्तीर्ण, ये क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण विषय या फिर विस्तीर्ण सामग्री, है ना, कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, विस्तीर्ण विषय, तो विषय की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, विशेषण है। गाय है, ग्राह्य का अर्थ क्या होता है, देना, है ना, और ये क्या है, विशेषण है। ग्राह्य पदार्थ, ये भी विशेषण है। हरावल, ये क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, ये हो जाएंगी समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि इसका अर्थ होता है, जो सेना होती है, सेना का अग्रभाग, ठीक है, जो सेना है उसका जो आगे का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, हरावल कहते हैं। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, विशेषण है, ये क्या है, हमारे पास में संज्ञा हो जाएगी। देखिए प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं है। नरेश ने नाई से बाल कटवाए, ये प्रेरणात्मक क्रिया है, जिसमें कोई काम किसी से करवाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। माँ ने बच्ची को खेलने के लिए प्रेरित किया, तो यहाँ माँ ने किया है ना, माँ ने किसी से करवाया नहीं, खुद ने किया है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया नहीं होगी, तो यह हमारे पास में सही हो जाएगा। मोहन ने माली से धूप कटवाई, तो यहाँ माली से काम करवाया, यहाँ नाई से बाल कटवाए। सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया, अर्चना से काम करवाया। ठीक है, लेकिन माँ ने स्वयं काम किया, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया नहीं। देखिए क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, बताना। मध्यम पुरुष, पुरुष में तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। वह और यह, वह हो जाएगा अन्य पुरुष, यह हो जाएगा निजवाचक। मैं और मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आप और तुम, ये हो जाएगा हमारे पास मध्य पुरुष। स्वयं और खुद क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो यही हमारे पास में थर्ड वाला सही हो जाएगा। देखिए पुष्प रेणु किसका पर्यायवाची है, कामदेव का, मध्य का, केसर का, पराग का। कामदेव इसका नहीं है, मध्य शराब का भी नहीं है, केसर केसर का भी नहीं है, पराग का है ना, पराग को कहते हैं पुष्प रेणु। पुष्प रेणु का अर्थ होता है पुष्प की धूल, और जो पराग होते हैं जो पुष्प के अंदर होते हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं। इसलिए पुष्प रेणु किसका हो जाएगा, पराग का हो जाएगा। देखिए अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षवट नहीं होता है, अक्षवाट भी नहीं होता है, अक्षोट, अक्षवट ये भी नहीं होता है, क्या होता है, अक्षोट होता है ना।
अखरोट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अखरोट, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? अब क्रिया से कौन सी नहीं बनी ये बताना आपको। सजावट बना है सजाना, सजाना क्या है? क्रिया है, ये क्रिया से बना है। गीत, ये भी क्रिया से बना है। कौन सी क्रिया? जितना क्रिया से, है ना। कमजोरी, कमजोर से बना है, और कमजोर व्यक्ति, कमजोर क्या है? विशेषण है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्रिया से नहीं विशेषण से बनी है कमजोरी। पहुंच, ये बना है पहुंचना क्रिया से। तो सी वाला सही हो गया, कमजोरी कमजोर विशेषण से बना है। देखिए किस शब्द में री प्रत्यय नहीं है? अब आपको री प्रत्यय बताना है। नशेड़ी, अतेड़ी और पंखुड़ी, रबड़ी। तो बताइए कि ये किससे बना है? देखिए ये शब्द क्या है? नशा और एड़ी। इसमें एड़ी प्रत्यय है, तो यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये शब्द बना है आंख से और री प्रत्यय से। ये बना है पंख और री प्रत्यय से, ठीक है। और ये बना है राब और री प्रत्यय से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ऊ का आगमन हो जा रहा है, यहाँ आ का लोप हो जा रहा है, यहाँ भी आ का लोप हो जा रहा है, और यहाँ पे एड़ी प्रत्यय है ना, ठीक है। री प्रत्यय नहीं है, तो भाई सही हो जाएगा। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? अब देखेंगे ये किससे बना है? सम और निकट से, इसमें मतलब सम उपसर्ग है, ठीक। समीक्षा किससे बना है? सम और इच्छा से, इसमें भी सम उपसर्ग है। समर्थ किससे बना है? सम और अर्थ से, इसमें भी सम उपसर्ग है। समतल किससे बना है? ये है सम और तल से। सम मतलब समान, जो समान सतह होती है उसको कहते हैं समतल। तो इसमें सम उपसर्ग नहीं है, तो डी वाला कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कितने राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? मतलब किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? देखिए पत्र वाले ऐसे कि इसको मतलब याद ही करना होता है ना, इसलिए इसका जो भी क्वेश्चन है मैं हर क्लास में ला रहा हूँ और अंतिम में लाता हूँ। इससे एक दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जो परीक्षा में आए हैं उन्हीं को ला रहा हूँ, है ना। तो वो वही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे 2022 में पूछा गया था ये। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो परिपत्र, अधिसूचना, निविदा, ठीक है, और ज्ञापन। इसमें से कौन सा है? तो अधिसूचना है। बी वाला कैसा हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।